चलिए आज हम लोग एक प्रोबेबिलिटी क्लास 11th की एक क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इसके शुरुआती कॉन्सेप्ट और प्रयास करेंगे कि एक एक्सरसाइज हम लोग करें, पहली एक्सरसाइज के कुछ सवाल करें। तो बच्चों, क्लास 11th की जो प्रोबेबिलिटी है, 10वीं तक आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के हैपन होने की पॉसिबिलिटी को नापने का एक तरीका है। यानी प्रोबेबिलिटी की लिटरल मीनिंग होती है मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो 10वीं में जितना भी आपने पढ़ा होगा उसी के उसके कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के और आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज हम लोग क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 9 और 10 में भी पढ़ा होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं। तो आप सब बच्चों को मैं बताऊं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर दो खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी ये होनी चाहिए कि इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, और जिस समय एक्सपेरिमेंट चल रहा हो उस समय आप ये ना बता पाएँ कि कौन सा रिजल्ट आएगा। अब इसको बेहतर समझने के लिए आप एक काम करिए, जैसे आप अपने मान लीजिए फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल ले लीजिए। फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल लीजिए, मान लीजिए आपको जी की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको मालूम है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपको जो जी की वैल्यू मिलनी है वो 9.8 मिलनी है। और ये जो 9.8 मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में, आप उस पे एक्सपेरिमेंट को कितनी भी बार करिए, आप उसको रिपीटेड आप उसको कई बार करते रहिए, लेकिन हर बार आपको वैल्यू 9.8 ही मिलनी है। लेकिन यहीं पे अगर आप एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लें, जैसे मान लीजिए एक डाइस है। एक डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं, आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में आपको मालूम है कि अगर हम कोई पासा फेंकेंगे तो एक ही पासा हम फेंक रहे हैं, लेकिन पहली बार में हो सकता है 5 आ जाए। फिर से आप वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका 7 आ जाए। फिर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपका 2 आ जाए। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में बेसिक अंतर क्या है कि फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है, उस फिजिक्स के प्रैक्टिकल में रिजल्ट आपका कंफर्म है कि एक ही आएगा, 9.8 आ जाएगा। और आप उस एक्सपेरिमेंट को कितनी भी बार करें, लेकिन उसमें उसके आउटकम में यानी उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन डाइस में क्या है, डाइस में ऐसा नहीं है। डाइस में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अर्थात डाइस को जब फेंकेंगे, तो हर बार आउटकम्स अलग अलग आने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि जैसे चाहे क्वाइन को फेंकना हो या डाइस को फेंकना हो, इन सभी की खासियत ये होती है कि अगर किसी क्वाइन को अगर हम लोग फेंकते हैं या किसी डाइस को हम लोग उछालते हैं, तो पहली बात है कि इसके पॉसिबल रिजल्ट हमेशा एक से ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस समय क्वाइन हवा में होता है या डाइस को हम लोग फेंक रहे होते हैं, उस समय हम गारंटी नहीं ले सकते कि कौन सा नंबर आएगा। तो बस अब आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में यही बात ध्यान रखनी है। कोई पूछे कि किसी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, मतलब कब कहते हैं, या किस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट की परिभाषा क्या है, तो बच्चों आपको ये बताना है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पास दो खूबियाँ हों। पहली खूबी ये है कि उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी संख्या एक से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा संभावित उत्तर उसके मिलने चाहिए। दूसरी खूबी ये है कि जिस समय एक्सपेरिमेंट हमारा प्रोसेस में हो, उस समय हम ये ना बता पाएँ कि कौन सा वाला आउटकम आएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स and it's not possible to predict about the outcome. If any experiment having these two properties, then that particular experiment may be classified as random experiment. उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ उदाहरण क्या हैं, अर्थात एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों,
बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल आप क्लास 10 से पढ़ते आए हैं। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो संभावित उत्तर हैं, हेड या टेल, लेकिन कौन सा आएगा आपको नहीं मालूम। तो यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट की दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है। अगर आप दो सिक्के एक साथ उछालते हैं, यानी पेयर ऑफ कॉइन को आप उछालते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आउटकम्स हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल हो और दूसरे पे हेड हो, और हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ भी जो संभावित उत्तर हैं, संभावित आउटकम्स है, जिनको हम पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं, उनकी संख्या क्या है, एक से ज़्यादा है। और कौन सी वाली चीज़ आएगी, कौन सा वाला आउटकम आएगा, आप ऐसा बताने में सफल, मतलब बहुत पहले से आप नहीं बता सकते हैं। तो यानी टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर। अब मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात बता दूँ कि जब हम लोग मैथमेटिकली इनके सवाल करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि अगर एक पेयर ऑफ कॉइन को फेंके, यानी दो सिक्के एक साथ फेंकें या फिर एक सिक्के को 2 बार फेंका जाए, मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी के सवाल में हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे। ये केवल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसी तरीके से टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर या फिर टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ये भी आपका एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। इसी प्रकार से एक पासा अगर आप फेंकते हैं तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एक पासा फेंकने में पॉसिबल आउटकम्स की कितनी संख्या है, 6 है, और कौन सी वाली संख्या आएगी आपको नहीं मालूम है। अगर इसी तरीके से हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं, 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं, या फिर आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड के बारे में सुना होगा कि प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं, और इन 52 पत्तों में से अगर कोई एक पत्ता हम निकालते हैं, 2 पत्ता निकालते हैं, 4 पत्ता निकालते हैं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक पत्ता जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 52 पत्ते हमारे पास थे उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स एक से ज़्यादा हैं और कौन सा आउटकम आएगा आपको मालूम नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन नट सेल आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स की संख्या एक से ज़्यादा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब एक्सपेरिमेंट चल रहा हो उस समय आप ये ना बता पाएं कि कौन सा वाला रिजल्ट आएगा। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट इन 2 बातों को पूरा करता है तो हम लोग उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, थ्रोइंग अ डाइस, रोलिंग द पेयर ऑफ डाइस, या सेलेक्टिंग एनी कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को रैंडम एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, करेक्ट। अब बच्चों हम प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट सीख लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल सीख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, समझिए कि ये सैंपल स्पेस इसको बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए सैंपल स्पेस अच्छी तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों सैंपल स्पेस देखो, ऊपर चूंकि ये मिट गया है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोई पूछे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों मान लो कि ये वर्ड ही तब आएगा जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, बस इतना याद रखना आपको। कोई पूछे कि सैंपल स्पेस क्या है, सेट है। आपको मालूम है कि सेट को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखा करते थे क्लास 11 के पहले चैप्टर में। तो सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने में जो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है, यानी जितने भी संभावित उत्तर हो सकते थे, अगर उनका एक सेट बना दिया जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए मैं इसी पे लिखता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया एक डाइस को फेंकने का, तो बच्चों सैंपल स्पेस को एस से लिखा जाता है। चूंकि ये सेट है, आपको मालूम है सेट हमेशा कैसे लिखा जाता था, करली ब्रैकेट में लिखा जाता था। अब सैंपल स्पेस आप लिखने जा रहे हैं किसका? एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसमें आप एक डाइस को फेंक रहे हैं।
तो बच्चों बताओ डाइस के एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो बस इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। कहने का मतलब सैंपल स्पेस की बात ही तब आती है जब पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट हो। पता लगा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ही नहीं और कोई बोले कि हमको सैंपल स्पेस लिख के दिखाओ, तो ये बिल्कुल निराधार सवाल है, ऐसा सवाल होता ही नहीं है। आपको सैंपल स्पेस लिखने के लिए किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक सेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन क्लियर हो गई? डेफिनेशन याद रख कर लो, एक लाइन बस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, 4-5 बार बोल लो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज सैंपल स्पेस। आपके यहाँ जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों वो सैंपल स्पेस पर ही आधारित है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आप सैंपल स्पेस अच्छे से कर पाएं, जान पाएं, समझ पाएं। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दिखाते हैं सैंपल स्पेस के। आइए हम लोग देखते हैं कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ सैंपल स्पेस, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे वहां पे तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं। बच्चों बताओ, अगर एक क्वाइन आप उछालते हो, जैसे सिंगल क्वाइन का अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, तो बताइए सिंगल क्वाइन में सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड और टेल, यानी इसमें दो ही आउटकम होते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालें, तो अभी मैंने लिख के दिखाया था कि अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो बताइए यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। कैसे? पहला एच एच, अब आप इसको ऐसे ना काउंट करिएगा कि एक एच 2 एच तो 2 हो गए, एच टी, ऐसे नहीं, एक ब्रैकेट, मतलब जैसे ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर टेल और हेड, या फिर टेल और टेल। इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरी तरीके से कहा जाता है कि अगर हम एक सिक्का 2 बार उछाल रहे हैं तो देखो पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आ गया, या फिर पहली बार हेड दूसरी बार टेल, सिक्का एक ही है लेकिन उछाल रहे हैं 2 बार, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, और पहली बार भी टेल और दूसरी बार भी टेल। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, ये सैंपल स्पेस लिखा हुआ है जब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने का, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालने का। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। बेटो यहाँ पे देखो 1 2 3, एक यहाँ पे 4 नंबर होना चाहिए, सॉरी 1 2 3 नंबर यहाँ होना चाहिए और 4 नंबर यहाँ होना चाहिए। 3 नंबर में क्या है? नहीं, सॉरी, वो बिल्कुल सही है। व्हेन 3 कॉइन्स और टॉस्ड टुगेदर, अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछालें तो ऐसे में आपका जो सैंपल स्पेस बन के आएगा वो, ये आपने क्लास 10 में खूब पढ़ा होगा कि तीनों हेड वाले, फिर 2 हेड वाले आपके 3 बनेंगे, फिर एक, हाँ सॉरी इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, 3 हेड, फिर 2 हेड वाले देखिए कौन कौन से हैं, ये है, और 3 हेड वाले ये है, और उसके बाद एक हेड वाला, तो 3 एक हेड वाले हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपके सैंपल स्पेस में टोटल 8 आउटकम आएंगे। यानी आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे याद करने के तरीके में आसानी रहेगी। पहले तीनों हेड आ जाए, तीनों हेड, एच 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 हो गया, फिर 2 हेड वाले। अब बताओ 2 हेड वाले में क्या होगा? पहला हेड दूसरा हेड टेल, फिर पहला हेड टेल और हेड, फिर टेल हेड और हेड, ये आपके हो गए 4 आउटकम। अब आप एक हेड वाला जाइए, एक हेड का मतलब 2 टेल्स, तो टेल टेल हेड, फिर टी एच टी, फिर एच टी टी, और फिर आखिरी में है टी टी और टी। तो टोटल कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हो गए? 8 हो गए। इसी तरीके से हमने एक डाइस वाला आपको सिखाया था कि एक डाइस अगर हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे? 6, करली ब्रैकेट बना करके 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अगर हम 2 डाइस एक साथ उछालते हैं तो अब दिमाग लगाओ, ये क्लास 10 में भी पढ़ा था, अगर हम 2 डाइस एक साथ उछालते हैं बच्चों तो टोटल 36 आउटकम्स होंगे। कैसे? 1 1, पहले पर भी 1 दूसरे पर भी 1, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर लिखा है वो पहले डाइस के बारे में बात कर रहा है, जो दूसरा नंबर लिखा है वो दूसरे डाइस के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपके टोटल
36 आउटकम हो जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे 6 6 तक। बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे कि कभी कभी आगे चल करके कॉमन सेंस लगाओ, आपसे कोई पूछता है कि अगर 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर जो आने वाले नंबर्स का सम है वो कितना हो सकता है, तो सोच के बताओ। भाई सबसे छोटा सम हो सकता है 2, कब होगा, जब दोनों पर 1 1 आएगा। और जो सबसे बड़ा सम हो सकता है, यानी ये मिनिमम सम है, और जो मैक्सिमम सम है वो कितना है बेटा, वो आपका है 12। 12 कब आएगा, जब दोनों पर जो है वो 6 और 6 आ जाएगा। तो हालांकि इसका सैंपल स्पेस लिखने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना आगे ऐसे हमको सवाल मिलेंगे जहाँ पे हमको सम पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि अगर 2 डाइस हम एक साथ फेंकते हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 36 होता है, और सम ऑफ द नंबर्स मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है, यानी 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लेकर 12 तक के सम मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतने एग्जाम्पल, चूंकि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वही आपको बता रहे हैं, सवाल भी अक्सर इन्हीं पे पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। चलिए अब बच्चों आप आते हैं सवाल पे, यानी पहली एक्सरसाइज हमने क्या बताया था कि पहली एक्सरसाइज पूरी तरीके से बेस्ड है कि आप सैंपल स्पेस बनाने के सवाल कैसे करेंगे। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट अ क्वाइन टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी एक सिक्का 4 बार उछाला गया। अब बताइए, एक बार के लिए आप जानते हैं हेड और टेल होता है, 2 बार जानते हैं तो 4 आउटकम होते हैं, 3 बार में 8 आउटकम हो गए। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे ये एक रूल है कि अगर एक सिक्के को हम 4 बार उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 की पावर 4, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज 16। यानी ये कंफर्म हो गया कि अगर आप एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें हमारे टोटल 16 आउटकम्स आएंगे। अब वो 16 आउटकम्स होंगे क्या, तो बच्चों वो 16 आउटकम में हो सकता है चारों सिक्कों पर, इसमें क्या है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी चारों बार हो सकता है, चारों बार हेड आ जाए। तो देखिए पहला वाला एच 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 लिखा हुआ है, ये सबको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अब जरा 3 हेड, सॉरी ये तो 4 हेड वाले हो गए, ऐसे 3 हेड वाले देखो, तो 3 हेड वाले कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे हैं 3 हेड, यहाँ पे है 3 हेड, और कहाँ पे 3 हेड, ये हो गया आपका 3 हेड, और कहीं पे एक ये हो गया 3 हेड। तो पहले आप 3 हेड वाले लिख लीजिए। फिर हो सकता है 2 हेड और 2 टेल आए, यानी 2 बार हेड और 2 बार टेल आए। तो पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, ये नहीं, ये हो गया 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, और 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड, यहाँ पे 2 बार टेल। जैसे ये आपका 2 बार हेड और टेल वाला हो गया। अब आप सिंगल टाइम हेड और टेल वाला देख लीजिए, तो सिंगल टाइम हेड और 3 बार टेल, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और हो सकता है कि 4 के चारों बार आपके टेल आ जाएं। तो कहने का मतलब है 2 रेज़ टू दी पावर 4, यानी 16 आउटकम्स हो गए। ज़्यादातर आपके सवाल 3 सिक्कों तक आते हैं, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज में दिया गया तो आपको इस सवाल को भी करना है कि अगर आपको एक सिक्का 4 बार या 4 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो उसके लिए सैंपल स्पेस जो बनेगा उसमें टोटल आउटकम्स की संख्या होगी 16, और उनको आप ऐसे लिस्ट आउट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। ये सवाल नंबर 2 आपकी तरफ एक्सरसाइज का है। कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं को हमने लिया, कुछ जो बड़े सिंपल सवाल थे आपके लिए छोड़ देगा, आप उसको करिएगा। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, यानी एक सिक्का उछाला गया और साथ में उसके बाद एक पासा फेंका गया। तो कॉमन सेंस लगाइए, जैसे आप मान लीजिए एक पहले सिक्का उछाल दीजिए और फिर उसके बाद एक पासा फेंकिए। तो अगर सिक्के पे हेड आएगा उस समय पासे पर आपका 1 2 3 4 5 यानी
सिक्के पर हेड आने के बाद पासे पे 1 से 6 तक कोई नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब पहले पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शुरू के 6 आउटकम हैं ये बता रहे हैं कि जब सिक्के पर हेड आया उसके बाद हमने जब पासा फेंका तो उनके साथ भी 6 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि संभावना है जब हमारा टेल आएगा तो टेल के साथ भी 6 नंबर आ सकते हैं। तो कुल मिला के कोई पूछे कि यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने आउटकम हो गए, 12 आउटकम्स हो गए, और कोई पूछे कि वो 12 आउटकम्स आप लिखेंगे कैसे, तो वो 12 आउटकम्स आप ऐसे लिखेंगे, यानी सैंपल स्पेस अगर बनाएंगे तो क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये हो गया ऐसे, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 12 हो गए। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है बताइए, अ क्वाइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज रोल्ड, यानी एक सिक्का फेंका गया और उसके बाद एक हम डाइस को फेंक रहे हैं, डाइस को रोल करके फेंक रहे हैं, लेकिन केवल तब फेंक रहे हैं जब क्वाइन पर हेड आए। अगर मान लीजिए आपने सिक्का फेंका और क्वाइन पर टेल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको डाइस फेंकने की आवश्यकता नहीं है, यानी टेल के साथ डाइस का कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर सिक्के पर हेड आया तो फिर आपको डाइस फेंकना है। अब डाइस में भी 6 नंबर आ सकते हैं, यानी हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, सॉरी हेड के साथ 5 आ सकता है, और हेड के साथ 6 आ सकता है। यानी टोटल सैंपल स्पेस में केवल कितने आउटकम, टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 7 आउटकम हो जाएंगे, जिसमें 6 होंगे हेड के साथ और 1 होगा टेल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर टेल आता है तो आपको उस समय डाइस फेंकने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम हो जाएंगे। और ध्यान रखेंगे कभी भी सैंपल स्पेस बहुत सारे बच्चे लिखते हैं और ये सेट नहीं लगाते हैं। सैंपल स्पेस की परिभाषा होती है कि ये सेट है, यानी सेट का मार्क आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, देखिए कह रहा है 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हैं जो रूम X में बैठी हैं, 1 बॉय और 3 गर्ल हैं जो कि रूम Y में बैठे हैं। कह रहा है स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन, यानी एक रूम सेलेक्ट हुआ और उसके बाद फिर हमने एक पर्सन को सेलेक्ट किया। तो बताइए रूम हमारे पास क्या है, X। अब X में 2 बॉय हैं और X में 2 बॉय हैं और 2 गर्ल्स हैं। Y में क्या है, 1 बॉय है और 3 गर्ल है। तो इसका मतलब X में 2 बॉय हो गए तो मान लीजिए B1 B2, और एक लड़की है तो उसको हम G1 मान लेते हैं। Y में क्या है बताइए, अब एक लड़का है तो इसको B3 नाम दे दो, B3 क्योंकि 2 बॉय तो हो चुके हैं। लड़कियां कितनी हो गई, G2, G3 और G4। ऐसे मान लीजिए हमने सबके नाम रख दिए अलग अलग। तो बताइए जब आप सैंपल स्पेस लिखेंगे तो बोलिए X वाले कमरे से कौन कौन बाहर आ सकता है, किसको किसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो होगा वही तो बाहर आएगा। तो X में से B1 ले सकते हैं, X के साथ B2 ले सकते हैं, X के साथ G1 ले सकते हैं। फिर ऐसे Y से कौन कौन आ जाएगा, Y के साथ, अच्छा X के साथ 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, सॉरी, तो ये G1 हो जाएगा और यहाँ पे एक और लड़की हो जाएगी G2, और फिर यहाँ की नंबरिंग हो जाएगी 3, 4 और 5। तो यानी X के साथ कौन हो जाएगा, G2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे बताइए Y के साथ, तो Y के साथ B3, लड़का एक ही आएगा, और ऐसे फिर Y के साथ G3, G4 और G5। यानी कहने का मतलब ये कि इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप इसी पे देखिए यहाँ पे
x के साथ b1, x के साथ b2, x के साथ g1, x के साथ g2, यानी x वाले रूम में से ये b1, b2, g1, g2 निकल सकते हैं। y वाले में से क्या है, b3, g3, g4, g5। ये लड़के लड़कियों की नंबरिंग कर दी गई, क्योंकि सब लड़के लड़कियां एक दूसरे से तो डिफरेंट होंगे, तो सिर्फ b और g तो लिख नहीं सकते, इसलिए सबकी नंबरिंग कर दी गई ताकि आपको सैंपल स्पेस लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो गए, काउंट करके देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो हो गए आपके 3 2 5 और 3 8। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको, ये क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं। इनको अगर आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट की परिभाषा समझ ली है, अगर आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल समझ लिए हैं, सैंपल स्पेस की डिफिनेशन समझ ली है, सैंपल स्पेस का एग्जाम्पल, तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिनमें आपको समस्या हो। जैसे कहा गया है कि 1 डाई ऑफ रेड कलर एंड 1 ऑफ वाइट कलर। अब देखिए डाई है तो दोनों में 1 से 6 तक के नंबर होंगे, लेकिन फिर फ़र्क कैसे करेंगे, कुछ अपना नाम रख देंगे, रेड का R से और वाइट वाले का W से। एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में रख दिए गए। 1 डाई सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी एक डाई हमने सेलेक्ट किया और उसको रोल किया। इट्स कलर एंड नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। अब कह रहा है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो बताइए अगर रेड वाला डाई निकला होगा तो उस पर भी 1 से 6 तक के नंबर आए होंगे, तो इसको R1, R2, R3, R4, R5, R6, यानी अर्थात ये रेड वाली डाइस पे आने वाले 6 नंबर हो गए। इसी तरीके से वाइट वाली डाइस पे आने वाले 6 नंबर, और इसी तरीके से ब्लू वाले डाइस पे आने वाले 6 नंबर। तो पूरे सैंपल स्पेस में हमारे टोटल 18 आउटकम्स हो जाएंगे। देखिए आएगा सब डाइस में 1 2 3 4 5 6 ही, लेकिन ये R इसलिए लिखा गया है ताकि आप पहचान सकें ये कौन से वाले कलर का 1 है, किस वाले कलर का 2 है, किस वाले कलर का ये 3 है। बात सबको समझ में आ गई। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 18। ऑलराइट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन भी यहीं पे दिया हुआ है, और आप चाहें तो स्वयं से ट्राई करें। लेकिन इसके बाद जो 2-4 सवाल आपके एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में बचते हैं, वो एक्सरसाइज के सवाल आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। वैसे कोशिश ये है कि सारे के सारे सवाल, लगभग सारे सवाल बहुत सिंपल है ये, मतलब प्रोबेबिलिटी में अगर आपने थियरी वाला पार्ट, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में सिर्फ वही 3/5 2/5 रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर जब सैंपल स्पेस समझेंगे तो कल से आपको फिर इवेंट बताया जाएगा, इवेंट क्या होता है। तो ध्यान से देखना। चलिए कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन इन अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, यानी ऐसे फैमिलीज की बात की गई है जिनमें 2 बच्चे हैं और उनके लड़के और लड़कियों को हम लोग रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और इट इज अ गर्ल। यानी अब आप खुद सोचिए कि बच्चे 2 हैं, तो 2 बच्चे मतलब 2 सिक्के जैसा समझ लो, है ना भाई। एक बच्चा है, लड़का या लड़की हो सकता है, जैसे एक सिक्के पर हेड या टेल आ सकता है। दूसरा बच्चा भी लड़का या लड़की हो सकता है, यानी दूसरे सिक्के पे हेड आर्ट तो बिल्कुल उसी की जैसा लिखा जाएगा। तो बताइए अगर सैंपल स्पेस लिखने की बात की जाए तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा बच्चा भी लड़की हो, ठीक है। या हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो, या फिर यहाँ पे ये जो क्रम दिखा रहा है, दोनों का क्रम दिखा रहा है, हो सकता है कि अब की बार पहला लड़का हो और दूसरी लड़की हो सकता है कि पहला भी लड़का हो और दूसरा भी लड़का हो। भाई आप अपने अगल बगल नज़र डालिएगा ऐसे परिवारों पे, या आप भी अगर 2 भाई बहन हैं तो बताइए इनसे बाहर कुछ हो सकता है? यानी अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो यही तो हो सकते हैं, दोनों या तो लड़की, या फिर पहली लड़की दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरा लड़की, या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि
दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस, यानी आपको सैंपल स्पेस तब बताना है जब वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको संख्या बतानी है। तो बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, किसी फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो संभव ये है जो लिखा हुआ है। अब बताइए अगर अभी एक सैंपल स्पेस दूसरा बनाए जिसमें हम लड़कियों की संख्या पर बात करें, तो बताइए अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है यानी लड़कियां 0 हैं, अगर इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन है इसका मतलब लड़कियों की संख्या 1 है, और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या है, 2 है। तो जब हम लोग लड़के लड़की होने का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, और जब उनकी संख्या ली जाएगी तो उस समय सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही इसमें लिखा भी हुआ है। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, ऑल राइट। एक अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और हमारा ख्याल ये आखिरी सवाल है, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि इस सवाल में हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रेड है और 3 वाइट बॉल है। आइडेंटिकल होने का मतलब समझे, बिल्कुल एक जैसा, यानी अगर आप उनको छोटा बड़ा नहीं कि पता लगा छोटा वाला वाइट है बड़ा वाला रेड है तो हर कोई अपने हिसाब से रेड निकालना तो रेड निकाल लेगा, वाइट निकालना तो वाइट निकाल लेगा। दो सब आइडेंटिकल है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक जैसे, हूबहू एक जैसे हैं। कह रहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल हमने निकाले इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला निकाला फिर उसको हमने वापस नहीं रखा फिर दूसरा निकाला। कह रहा राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस लिख के दिखाइए। तो देखो कह रहा इट इज गिवन दैट द बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल बॉल, लेट अस डिनोट। रेड बॉल हम R से डिनोट करते हैं और वाइट बॉल हम किससे डिनोट करते हैं, W से। अब रेड 1 है तो W आपके। अब कह रहा कि व्हेन 2 बॉल्स आर ड्रॉन, जब बताइए 2 बॉल निकाले जाएंगे बिना रिप्लेस किए हुए, तो 2 बॉल हैं तो बताइए क्या क्या हो सकता है भाई। जब एक ही रेड है तो ये तो कह नहीं सकते कि दोनों रेड आ जाएंगे, तो इसका मतलब अगर एक रेड निकलता है तो उसके साथ दूसरा पक्का वाइट निकलेगा, यानी पहला रेड आता है तो दूसरा वाइट आएगा, या फिर पहला वाइट आता है तो दूसरा रेड आएगा। और अगर रेड नहीं आता है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब 2 के दोनों बॉल कैसे आएंगे, वाइट आ जाएंगे। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, यानी यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए। तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को ये, देखिए आज के टॉपिक में आप क्या क्या समझ पाए होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग समझ पाए होंगे कि, चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आज के टॉपिक में एक बार मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। आज के टॉपिक में आप सबसे पहली चीज़ समझ पाए हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मोर देन वन हो, ठीक, और प्रेडिक्शन पॉसिबल ना हो। और जो प्रेडिक्शन है यानी आप बता ना सकें कि क्या आएगा, प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ आपको समझ में आई कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो आपने सीखा कि सैंपल स्पेस क्या होता है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। और तीसरी चीज़ हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सैंपल स्पेस बनाने पे। और इस तरीके से आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर होती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप पहली एक्सरसाइज बड़ी अच्छी तरीके से करेंगे और आज पढ़ने के बाद इसको आज ही कर लेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, फिर हम और वीडियो इसी तरीके से बना के लाएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।